साथियों नमस्कार। बड़ा ही बेहतरीन जानकारी परक मुद्दा है और इस वीडियो में आप इस मुद्दे के साथ साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के जो कंसर्न्स टॉपिक हैं वो भी समझेंगे। परंतु जो मूल बात है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। आपने हाल फिलहाल में देखा श्रीलंका की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, नेपाल की राजनीति में आपको परिवर्तन देखने को मिला, पाकिस्तान के अंदर आए दिन आपको परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो पूरे साउथ एशिया का यूथ है वो राजनीतिक बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको समझने के लिए इस छोटे से वीडियो में हमने आपके लिए खास जानकारी इकट्ठा करके एक साथ देने की कोशिश की है। मुद्दा क्या है, विवाद क्या है, आप समझ रहे हैं कि काकरोच जनता पार्टी जिसका गठन 16 मई 2026 को होता है माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए एक बयान के बाद, जिसमें उनका कहना था कि जो भारत का युवा है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है या जो अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व है या किसी और मुद्दे में इन्वॉल्व है परंतु रोजगार नहीं है, यानी कि वो बेरोजगार है, उसकी तुलना काकरोच से की गई थी। वह काकरोच है और इसी बात को आधार बना करके 16 मई को काकरोच जनता पार्टी के रूप में एक कैंपेन के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में। मैं आपको बता दूं कि यह चुनाव आयोग के अंदर रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन किसी भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको यदि फॉलो करने वाले 25 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन लोग होंगे तो आपकी बात आसानी से वहां तक पहुंचेगी। अब बात क्या है, यह जो पूरा आंदोलन चलाया जा रहा है काकरोच जनता पार्टी के नाम से, वो बेसिकली चलाया जा रहा है इस देश की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ। अर्थात एक नजर आप डालें तो पूरा मुद्दा क्या है वो मैंने आपको समझाया कि पार्टी कैसे बनती है, पार्टी स्थापित करी जाती है अभिजीत दीपके के द्वारा। अगेन मैं रिपीट करूं कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन एजुकेशन कैंपेन के रूप में आगे बढ़ रही है। साथियों मामला यह है कि जब देश आजाद हुआ तो शिक्षा का महत्व तब भी था, प्राचीन काल से था, आज भी है। 15 अगस्त 1947 के बाद ठीक बाद शिक्षा मंत्रालय नाम से एक मंत्रालय बनाया गया, शिक्षा मंत्रालय नाम से, जिसके पहले जो शिक्षा मंत्री बने वो मौलाना अबुल कलाम आजाद बने, आपको पता होगा। बात आगे बढ़ी 1947 से लेकर के जब हम पहुंचते हैं 1985 में, 1985 में, तो शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कर दिया था, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। यानी कि उन लगभग 35 इयर्स में भारत सरकार को, जिस सरकार में मुख्य रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल कर रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो और 1985 में मिस्टर राजीव गांधी हो, इन सब लोगों को शायद ये एहसास हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि शिक्षा मंत्रालय नाम ठीक नहीं है, इसका नाम बदल करके मानव विकास संसाधन मंत्रालय करो। यानी कि जो इंसान है, ह्यूमन है, उसको एक संसाधन के रूप में देखेंगे, एक रिसोर्स के रूप में देखेंगे और शिक्षा उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगी। बात आगे बढ़ी, आगे मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री के रूप में बहुत बड़ा रोल प्ले किए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी भारतीय जनता पार्टी को लीड करते हुए रोल प्ले किए और उसके बाद आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब भी एक लंबे समय से 2014 से लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इस बीच में फिर एक बार ख्याल आया कि 2020 में इसका नाम बदल करके फिर से क्या कर दिया जाए, शिक्षा मंत्रालय कर दिया। यानी कि पहली बात तो यह है कि सरकार या भारत की सरकारें शायद इस मुद्दे पर ही कंफ्यूज हैं कि हमें मंत्रालय का नाम क्या रखना चाहिए, एक जो पहली बात है। दूसरी बात यह निकल करके आती है कि जब हम बात करते हैं साथियों विद्या की, बचपन से आपको भी पढ़ाया गया होगा, एक बड़ा फेमस कोट आप पढ़ते हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्र तत्वाम धनम आपनोति धनात् धर्मम तत्सुखम। मतलब इसका कहते हैं यही बात, इसी से निकाल करके माननीय प्रधानमंत्री जी देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वहां पर एक बड़ा अच्छा कोट देते हैं, बहुत अच्छा कोट क्या देते हैं कि एजुकेशन इज नॉट ओनली द फाउंडेशन अपॉन विच आवर सिविलाइजेशन हैज बीन बिल्ट बट इट इज आल्सो द आर्किटेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज फ्यूचर। ह्यूमैनिटीज फ्यूचर यानी कि जो मानवतावाद का भविष्य है वो भी क्या है, शिक्षा है। अर्थात इसकी महत्ता तो बहुत बड़ी समझ में आ रही है कि शिक्षा बहुत बड़ी चीज होती है जिससे हम दुनिया पर रूल कर सकते हैं, राज कर सकते हैं और मानवता के साथ राज कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और इतना ही नहीं है, कहा जा रहा है कि शिक्षा ही आपके वर्दीनेस और वेल्थ का भी कारण बनेगी। नहीं, आपको धन भी कमाना है तो शिक्षा ही उसका सबसे बड़ा हथियार होगा आपके पास। दुनिया के अलग अलग विशेषज्ञ भी कहते हैं कि एजुकेशन इज बेस्ट वेपन, सबसे बड़ा हथियार है। तो जब इसका महत्व इतना ज्यादा है तो जरा ये देखिए, इसका अगला पहलू देखिए कि इसी सरकार में, यानी कि माननीय जो मोदी जी का लीडरशिप है, 2014 से चल करके जब हम 2026 तक की यात्रा करते हैं तो प्रधानमंत्री हमारे पास एक ही रहे हैं, वो जो अभी भी हैं। लेकिन जरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हाल देखिए कि शुरुआत होती है स्मृति ईरानी जी से। भाई जब मंत्रालय बना तो स्मृति ईरानी जी को एचआरडी मिनिस्ट्री दी गई, उस समय नाम इसका एचआरडी मिनिस्ट्री था। 2 ही साल में जरा देखिएगा 2014 से 16 में ये समझ में आ गया कि नहीं,
ये एजुकेशन मिनिस्ट्री संभालने के लिए ठीक नहीं है, लग रहा है इनको टेक्सटाइल दे दो, कुछ और दे दो। यानी कि यहां पर भी कंफ्यूजन था कि शिक्षा का मंत्रालय कौन संभाले, तो 2 ही साल में इनको बदल दिया गया। फिर देखें प्रकाश जावड़ेकर साहब आते हैं, 2016 से लेकर के 19 तक रहते हैं, यानी कि फिर एक बार वहां पर सरकार को लगता है कि नहीं नहीं मंत्रालय संभालने के लिए ये साहब भी ठीक नहीं लग रहे हैं, इनको ले आओ। अब इनको लेकर के आते हैं, ध्यान दीजिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक साहब को 2019 से लेकर के 2021 तक इनको लगाते हैं। फिर समझ में आता है कि नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है, अब किसको ले आओ, अब मानी बड़े साहब को ले आओ जो अभी भी बने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो वर्तमान सरकार है शायद शिक्षा मंत्रालय को लेकर के बहुत बड़े स्तर पर कंफ्यूज है कि हमें किसे शिक्षा मंत्री रखना चाहिए। तो जब इतना ज्यादा आप वेरिएशन, जरा एक नजर डालो आप होम मिनिस्ट्री पर, क्या होम मिनिस्ट्री में मंत्री बदले हैं? डिफेंस मिनिस्ट्री में आप देखिए, यदि आपको योग्य व्यक्ति, जैसे आपको लगता है कि विदेश मंत्रालय हमारा बढ़िया, फाइनेंस मिनिस्ट्री आप देखिए नहीं बदल रहा है, विदेश मंत्रालय में आपने विदेश सचिव साहब को उठा करके आपने विदेश मंत्री बनाया, तो क्या इतने बड़े देश में कोई शिक्षाविद ऐसा काबिल नहीं जिसको आप शिक्षा मंत्री बना दें और वो बिल्कुल उसी प्रकार से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी अच्छा कार्य करते हुए देश को आगे बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से वो शिक्षा को संभालते हुए देश को आगे बढ़ाए। और ये जो विवाद उत्पन्न हो रहा है शिक्षा को लेकर के कि सीबीएसई अच्छा काम नहीं कर रही है, नीट का पेपर कैसे लीक हो रहा है, यानी कि जो भारत के शैक्षणिक संस्थाओं के अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो उनको गाइड कर रहे हैं उनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, इस एलिगेशन को जड़ से समाप्त करने के लिए एक एस्टैब्लिश मिनिस्टर लाया जा सकता है। ऐसे में आपके पास ये पावर है, आप चाहें तो इस्तीफा दिलवा सकते हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं कोई कमी है तो साहब ये सुधार कर सकते हैं, एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा सकती है, एक्सपर्ट कमेटी बना करके उसकी रिकमेंडेशन एंड रिपोर्ट को मान करके जो मानने योग्य है उसको परिवर्तन किया जा सकता है और इस समस्या का कंप्लीटली जो समापन है वो किया जा सकता है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था एक यूनिफॉर्मिटी की तरफ बढ़े, क्योंकि यूनिफॉर्म शिक्षा व्यवस्था किसी भी देश की बैकबोन होती है। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, आप सबको पता है कि 28 राज्य हैं और देखेंगे तो कहीं सीबीएसई में क्लासेस चल रही हैं, कहीं आईसीएसई में क्लासेस चल रही हैं, कहीं स्टेट बोर्ड में चल रही हैं, तो जो यूनिफॉर्मिटी है वो क्या कर रही है, बिगड़ जा रही है। और जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसका माइंडसेट अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से हो रहा है। और यही काम अंग्रेज करते थे। शुरुआत में आपको पता होगा कि अंग्रेज जो शिक्षा थी वो क्या थी, स्टेट लिस्ट के अंडर थी। 42nd अमेंडमेंट करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसको क्या किया, 1976 में कंकरेंट लिस्ट मिला दिया। तो अब केंद्र भी उस पर कानून बना रही है और राज्य भी कानून बना रही है, और शायद इस कंफ्यूजन के चक्कर में कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है देश में, और देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसा लग रहा है कि दिन प्रतिदिन रसातल में चली जा रही है। तो ये जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि क्या मंत्रालय ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, या जिनको मिला वो इस योग्य नहीं थे। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए, और सच के लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए, आवाज उठाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।